नमस्कार। एससीजी दरबार पे मैं नरेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम विशेष चर्चा पे बैठे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का चौथा चरण पूर्ण हो चुका है। 3 चरण और बचे हुए हैं। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। 400 पार होंगे या कहीं पे लगेगा विराम। अब फिलहाल अब तक चुनावों का क्या रहा गतिमान, इस पे विचार जरूर करेंगे और इंडिकेशन किस ओर जा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष सत्ता पे पुनः वापसी करेगा या विपक्ष कुछ मजबूती के साथ में खड़ा होगा, इस संदर्भ पे बात करेंगे। आज चुनावी दरबार पर एससीजी के मौजूद है मेरे साथ में पुरुषोत्तम मिश्रा जी, संपादक हैं पॉजिटिव इंडिया के। तो नमस्कार अभिनंदन, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत पुरुषोत्तम जी। जी और तीसरे फेज में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो गया, तो जी फिलहाल तो अपन देश के अलग प्रदेश की पहले बात करते जी हैं। जी तो क्या लगता नहीं है कि पिछली चुनाव की अपेक्षा, मतलब जी लोकसभा की ही बात करता तो 2018 में जो चुनाव हुआ था हमारे यहाँ 19 में, 19 उसकी अपेक्षा यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कुछ डाउन हुई है। जी डाउन तो हुई आपके है। हिसाब से क्या कारण समझ पाते हो वोटिंग गिरने का? जहाँ तक मुझे लग रहा है, हम्म। नंबर एक, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, हाँ। जो पहले रहता था, हम्म। 5 साल बाद ही आ जाता था, ये तो 10 साल के बावजूद हम्म। वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम्म। किसी भी रूप में हम्म। कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आ, अगर इसी को ले तो एक खास बात देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये चुनाव हुआ जी अपना लोकसभा का, मुझे ये बहुत अरसे बाद जब से मैं जानने लायक हुआ और राजनीति को समझा हूं, तो मुझे लगता है कि ये पहला चुनाव है जो लगभग मुद्दा विहीन था। यहाँ मुद्दे लगभग गौण थे, चेहरा प्रमुख हो गया था। उसका भी एक कारण है। हम्म। एक जो पक्ष जो है, अगर जो हम्म। देखें, हम्म। एनडीए या भारतीय जनता पार्टी मुख्य जो है, हम्म। वो विकास के मुद्दे पर जो है वो ये चुनाव लड़ रही है ठीक है। है ना, विकास। हम्म। और विकास एक ऐसी चीज है जो लोगों को दिखता है। हम्म। लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, विकास तो हो रहा है, हम्म। पूरा नहीं हुआ है, पर हम्म। महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, विकास तो हुआ है जो है। आप इनके प्रचार प्रसार में देख लीजिए, थोड़ा आइट साइड इधर उधर हो जा रहे हैं अलग बात है, पर मेन मुद्दा तो विकास ही है। हम्म। और इस विकास मुद्दे पर जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम्म। किसी भी तरह से घेर नहीं पा रही हैं, हम्म। कोई भी नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही हैं। ठीक है। पुरुषोत्तम जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि विकास के मुद्दे से ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जी कि मोदी का चेहरा कुछ ज्यादा ही प्रमुख हो गया और सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, वो सारे मुद्दे को किनारे करते हुए जो भी विपक्ष आरोप लगाती है, चाहे वो विकास की बात करे, चाहे वो बेरोजगारी की बात कर ले, जी चाहे जी वो जाति की बात कर ले, वो ला करके केवल एक ही जवाब रखते हैं, मोदी का चेहरा। तो जो ये वोटिंग कम हुई है, इसको माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जी। वो लेके इस बात से अस्वस्थ रहे हैं कि अरे यार, अब तो जीतना तो मोदी को ही है। हाँ हाँ। अगर हम एक दो लोग वोट देने नहीं भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ना है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये चुनाव चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, हम्म। और मेन मुख्य चेहरा जो है मोदी जी ही है, बिल्कुल। कोई कितना भी कह ले जो है। हम्म। दूसरा आप देखेंगे, विपक्ष के पास मल्टीपल चेहरे हैं, हाँ। मल्टीपल चेहरे हैं। मल्टीपल चेहरे हैं, ठीक है। और वो मल्टीपल चेहरों की जो है, आपस में कोई भी कंपेटिबिलिटी है ही नहीं, हम्म। ठीक है। है ना। तो कई मान लिए। दूसरी बात आप ये देखिए, बीजेपी ने हम्म। बड़ी चालाकी से विपक्ष को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। ठीक आप है। इमेजिन करिए, हम्म। मोदी जी ने एक बार नारा दिया, अब की बार 400 पार, हम्म। विपक्ष भी वही बात बोल रहा है। हम्म। अब तो विपक्ष ये स्ट्रगल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 पार पहुंचेगी या 400 से नीचे रहेगी जो है। नहीं, तो उसके टारगेट को रोकना है, वो चेस करने की बात यस। थोड़ी कर रहे हैं हाँ। कि हमको 400 नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 250 300 पे रोकना है। अभी अब मैं एक और अच्छे बड़े नेता का वो सुन रहा था, जी इंटरव्यू, तो अब नाम नहीं लेना चाहिए अपने को, तो वो कह रहे थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 350
एनडीए जो है वो 350 पे रुक जाए। तो उनका टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी 400 तक नहीं पहुंचे, जी। भले 350 में आ जाए। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष भी यह मानने को तैयार हो गया है कि जो एनडीए गठबंधन है ये शुरू से मान रहा है विपक्ष। आप देखिए, हाँ। अच्छा इसको जो है भारतीय राजनीति की आप देखिए विडंबना भी बोली जाएगी। कारण कि क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि जो ये नहीं सोच पा रहा है कि अरे मैं कितनी सीटें लाऊं, हाँ, वो ये नहीं सोच रहा है, सोच से गायब है। हाँ। वो अब ये सोच रहा है कि इनको बढ़ते हुए हम कैसे इनको खींच सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब भारतीय राजनीति या भारतीय लोकतंत्र के लिए हेल्दी तो नहीं कहा जाएगा। और अगर किसकी वजह से हेल्दी नहीं हो रहा है? विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए हेल्दी तो नहीं है। खैर, क्या मोदी को और मोदी के नेतृत्व वाले टीम को हराना इतना असंभव है? देखिए, असंभव तो नहीं कह सकते हैं, बट आज की डेट में वाकई ये असंभव हो चुका है। अगर जो हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने चुनाव लूज नहीं किए हैं। बराबर है। आप देखिए ना 2018-19 में जो है 4 स्टेट इनके हाथ से निकल गए। हाँ। इनके रूलिंग स्टेट, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो है हिंदी हार्टलैंड, झारखंड, जहाँ पे जो मेजॉरिटी सीटें हैं जो है लोकसभा की। और मध्य प्रदेश को तो बल्कि गढ़ के रूप में देखते थे। आखिर हारे तो बाद में अलग बात है कि वो किसी भी एन कैन प्रकेन से जो है ले लिए। हाँ। बट हारे तो सही है। वो अलग बात है कि कैच तो पकड़ा गया था पर नो बॉल हो गई तो बात अलग है। तो ऐसा असंभव नहीं है। बट आज की डेट में पिछले 5 साल में जो एनडीए या बीजेपी ने काम किया है अब असंभव लग रहा है। नहीं, पर जैसे अपन देखें कि हुआ था 2014 में जी इधर आए थे 15 के आसपास में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 15 का लोकसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद में हम देखें तो लगातार लगभग हार का ही सामना मिला है। बिल्कुल मिला है। असम 2016 में असम को छोड़ दें जी तो लगभग पूरी ही जगह पे हारे थे। जो तमिलनाडु और बंगाल था वो भी बहुत अच्छी नहीं गई थी। जैसे भी आपने बताया कि 4 राज्य हम बुरी तरह लूज ही कर गए थे। अगर एक और को देखें तो कोविड के बाद की अगर हम बात करें जी तो मोदी जी की भी अपनी भी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई थी। एंड अगर एक और देखें तो नोटबंदी जी जिसको विपक्ष ने बहुत मुद्दा भी उठाया था और गुजरात में एक पटेल आंदोलन भी चालू हुआ था जिसकी भूमिका भी नोटबंदी के ऊपर ही रची गई जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उस चुनाव का गहराई से देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह लूज की थी। हाँ, ठीक है, सरकार बन गई थी लेकिन बड़ी मुश्किल हुई थी। और वहां भी कहा जाता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी वहां पे सघन दौरा नहीं किए होते तो लगभग चुनाव हार गए थे। ये कंडीशन आ चुकी थी वहां पे। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने अपनी वो मजबूती नहीं दिखा पाई फील्डिंग में। तो मैं फील्डिंग की बात करूँ, बैटिंग में तो मोदी सरकार है क्योंकि 400 का रन बनाने का टारगेट रख रही है तो बैटिंग वही कर रही है। तो फील्डिंग में कहीं ना कहीं कमजोरी रही। अगर इसमें अगर हम कहें कि मुख्य कारक कौन रहा लीडरशिप में तो किसको मानते हो? राहुल गांधी, नीतीश कुमार जी, बिहार के नेता लालू यादव के दोनों बेटे, या अखिलेश यादव को, या ममता बनर्जी को, जो प्रमुख ये चेहरे रहे गठबंधन के? क्या रीजन लगता है? देखिए, इनकी शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई थी। आज अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडी गठबंधन एक्चुअल में ये था इंडिया गठबंधन। बड़ी बेहतरीन शुरुआत की थी, बिल्कुल इंडिया बेहतरीन नाम दिया था। और इंडिया गठबंधन का नाम देने का कारण सिर्फ एक था कि इतना मतलब कि पॉपुलर, मतलब इंडिया के नाम पर एक पार्टी उभर कर आएगी, ऐसा गठबंधन जो मोदी को चुनाव में हरा देगी। मकसद यही था कैसे भी करके इनको हराना जो है। इस नैरेटिव को आप देखिए पक्ष ने कैसे ध्वस्त किया कि आज लगभग 4-5 महीने के बाद कोई भी डिस्कस कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंडिया गठबंधन बोल रहा हो। इंडी गठबंधन ही बोल रहा है। इंडी चालू हो गया जो है। तो इसको ध्वस्त करने में जो है सबसे बड़ा रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी सूत्रधार था
बिहार के जो है नीतीश कुमार उस सूत्रधार को बड़े ही आप देखिए राजनीतिक तरीके से जो है जिस हिसाब से तोड़ा, खलबली तो मचनी थी, खलबली मच गई, हर कोई जो है अपने अपने जो है रास्ते पे चला गया। अब आप देखिए ममता बनर्जी जो कि एक प्रमुख स्तंभ थी वो भी इंडी का, पर उसी मतलब कि बंगाल में जो है वो फूटी आंख एक दूसरे को नहीं देखते हैं जो है कांग्रेस और जो है तृणमूल कांग्रेस जो है। तो भारत इतना बड़ा है और उनका जो है इस गठबंधन का जो है मुकाबला किससे है, बीजेपी और एनडीए से है जो है। तो इस तरह के बिखराव से तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। चलो, अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक प्रचार में बात करते उन्होंने कहा कि चुनाव जीत रही है एनडीए अलायंस जो है जी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जी। हंस देते हुए देखिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता आज की डेट में जो है ये चीज असंभव है। ये आज की डेट में बिल्कुल असंभव है। आप देखिए कितना इसको भी विडंबना बोलें, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। हाँ। वायनाड से फिर वो रायबरेली आए, ठीक है, और पहले अमेठी से जो है, अमेठी हार चुके हैं वो, अमेठी हारे हैं, ठीक है। जब वायनाड और अमेठी दोनों लड़ रहे थे तो वायनाड गए ही इसलिए थे, उनको मालूम चल चुका था कि मैं लूज कर दूंगा। अच्छा, मतलब आप ये इशारा करना चाह रहे हो कि वो वायनाड लूज कर रहे हैं? 100% मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। एक जगह से वो लूज करने वाले हैं। हाँ। और वायनाड, और ये संकेत बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। क्यों? आप अगर हम देखें तो मध्य और उत्तर भारत से जो है वो तो साफ है कांग्रेस। सिर्फ इनकी फुटिंग कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ साउथ में है। ये कर्नाटका में इनका राज है, तमिलनाडु में जो है ऑलरेडी ये गठबंधन चला रहे हैं है जो है, केरल में जो ठीक है इनके अच्छा वो भी पकड़ अच्छी है, मगर सेकंड पार्टी में अगर जो वायनाड हार जाते हैं तो ये बहुत बुरा संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए है। चलो, कांग्रेस जिस तरह गिर रही है, क्या इसका जवाबदार राहुल गांधी है? देखिए अगर जो हम देखें चेहरा जो है, जो किसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, तो चेहरा तो राहुल गांधी है, चाहे वो जो है प्रेसिडेंट हो या ना हो। खड़गे जी प्रेसिडेंट नाम मात्र के हैं, बट चलती किसकी है? राहुल गांधी की। बात किसके चेहरे पर होती है? राहुल गांधी के चेहरे पर होती है। आप देखिए ना कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी आप देखिए उनकी जो महासचिव थी राधिका खेड़ा, ये वही राधिका खेड़ा थी जिसने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था यूपी में। बिल्कुल। और जब ये नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, वाकई लोगों को एक आस जगी थी। हाँ। नहीं यार ये शानदार, अगर जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो यूपी चुनाव तो इनका पक्का था। और तब ये दोनों लड़के एक साथ लड़ रहे थे जब ये नारा दिया था। सही, बिल्कुल, दो लड़के एक साथ, और 2 लड़के। और उस मतलब कि राधिका खेड़ा का क्या हश्र किया छत्तीसगढ़ में जो है, और अल्टीमेटली हुआ क्या? छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कितना बिखराव है और उसको समेटने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, राहुल गांधी की अगर हम बात करें, क्योंकि तुलना जब होती है ना विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष की, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी को खड़ा किया जाता है और एक तरफ राहुल गांधी को किया जाता है। तो राहुल गांधी की सोच और कार्यशैली पे भी बात करना चाहिए कि मोदी के ऊपर तो अपन बहुत सारी बातें करते हैं और मोदी की बहुत सारी पॉजिटिव थिंग गिनाया करते हैं, तो राहुल गांधी बिल्कुल तो पॉजिटिविटी होगी ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% कोई नेगेटिव हो और 100% कोई पॉजिटिव हो। ये तो पॉसिबल नहीं। मतलब मेहनत तो खूब करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं। न्याय यात्रा चलाई, उसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। अगर जो एज ए पॉलिटिशियन देखें तो राहुल गांधी जो है बेसिकली अगर जो देखें तो ही इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, ही इज ए गुड पर्सन, है ना। उनको ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं है, बट उनके इर्द गिर्द की जो कोटेरी बन गई है। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा, आपने नाम ऐसा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कब है? अभी फिलहाल आज की डेट में तो टूटा नहीं माना, ठीक है ना। आपको बेरोजगारी थी, महंगाई थी, ठीक है, ऐसे मुद्दे अगर जो सिर्फ नाम चेंज कर देते आप और उस पर अगर जो आपने जो है यात्रा की होती, आज सिनेरियो अलग होता। फिर आपने जो है न्याय यात्रा चालू कर दी, दूसरी यात्रा न्याय यात्रा। आप देखिए
अगर जो आपका अगर जो घर में शादी हो, सिंपल, हम्म। सबसे बड़ा फंक्शन शादी का होता है घर में जो है, हम्म। और घर का मुखिया उस शादी को देख ना करके जो है, उसके सुपरविजन ना करके कहीं किसी और काम में लग जाए, तो उस शादी का क्या हश्र होगा। यही कुछ हश्र हुआ है। नहीं, मैं वही चीज़ों को मैं भी सोच रहा था प्रश्न भैया कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और 400 सीट का टारगेट रखती है भारतीय जनता पार्टी कि हम 400 सीट जीत के आएंगे, तो इनकी न्याय यात्रा की बात चालू होती है। तभी चल रहा था कि एनडी गठबंधन चलेगा इनका, और एनडी गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार लगभग किनारा छोड़ करने जा रहे थे, ये बातें भी सभी को मालूम हो रही थी। जब मीडिया में हम जैसे लोगों को मालूम चल गया तो राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी बातें थी, तो कांग्रेस को कैसे नहीं मालूम होगा। उस दौरान न्याय यात्रा चालू होती है और राहुल गांधी असम पहुंच जाते हैं, जबकि शायद बिहार गए होते, कुछ बात शायद कुछ और होती। एक बात मैं अंकगणित पे भी चलूंगा, फिलहाल अभी उनकी सोच पे चल रहा था कहां कहां पे गड़बड़ कांग्रेस कर जाती है। अभी जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, तो वो मजबूती है उसकी दक्षिण के राज्यों में जी। और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी को यदि 400 सीट चाहिए, 400 पार जाना है, तो निश्चित रूप से उसको 2 राज्यों पे विशेष ध्यान देना था, एक दक्षिण की ओर और दूसरा बंगाल की ओर। पिछले 10 सालों का यदि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखें तो अमित शाह पिछले 10 वर्षों से लगातार बंगाल पे मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल सही हूँ? बिल्कुल। और बंगाल लगभग 40 सीट है, 40 सीट है, 18 इनके पास है, 40 से 42 कुछ सीट है बंगाल में, तो और 18 इनके पास थी, लेकिन वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह लगातार जाते हैं। नरेंद्र मोदी को देखिए तो दक्षिण की ओर उनका लगातार दौरा चालू था, और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा होगा जब वो दक्षिण न गए हो या दक्षिण वालों से मिले ना हो। तमिलनाडु पे विशेष फोकस किया, केरल पे विशेष फोकस किया, कोच्चि में जाकर के, और वो कहाँ जाकर के फोटो खिंचा लेते हैं जी, वो नया द्वीप में बैठ जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं, मालदीव का बन जाते हैं। किसी भी तरह से वो दक्षिण वालों के मीडिया के सामने में रही 400 सीट में आंकड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 का पार करना था तो बंगाल पे और दक्षिण पे मजबूती करना था, मैं ये बता रहा हूं, उस पे वो कर रहे हैं। इसी के बनिस्पत अगर हम कांग्रेस और एनडीए की लीडरशिप को देखें, ममता बनर्जी एक बार गोवा चली जाती है और गोवा के बाद खत्म हो गया, एक बैठक करती है वो जाकर के, कहां पे? हैदराबाद, बेंगलोर में। इसी तरह नीतीश कुमार को देखें, वो देखते हैं कि नहीं, अब तो ये गठबंधन मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है, तो वो धीरे गठबंधन से किनारा कर लेते हैं। अखिलेश यादव को केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति से मतलब था, और तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति, उसके बाहर से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी इस समय किसी का दौरा नहीं करते। एक बात, सोच की बात बता रहा था जो होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच में देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा में 352 के आसपास कुछ सीट मिली थी, यानी कि अगर वो 130 सीट के आसपास चले आते हैं, 132 सीट भी ला लेते हैं, तो 400 पार का आंकड़ा, 138 पे तो पार कर लेते हैं 400 को, और लगभग 30 एक सीट उनको साउथ से आ गई थी, यानी 100 की दरकार थी। उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्रा, अगर इन सब को मिला करके वो 130 सीट ला लेते हैं तो 400 का आंकड़ा आराम से टच कर रहे हैं, जिसपे वो काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था। एक, अब राहुल गांधी की और कांग्रेस की ओर आते हैं। उन्होंने टारगेट किसको किया? असम को। न्याय यात्रा में याद करिए, असम गए थे। असम में कितनी लोकसभा सीट है? 2 जीत भी जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो आपकी सीट कितनी बढ़ जाती? सही है। जबकि बिहार में भारी सीट। आप बंगाल में लड़ाई कर लिए, बंगाल में आप लड़ाई कर लिए, जहां पे आप कुछ सीट को गेन कर सकते कंडीशन थी, यहां आ गई कि ममता बनर्जी ने वहां पे वो पठान को खड़ा कर दिया, क्रिकेटर को, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो खुद अधीर रंजन चौधरी को टक्कर देने लगे। वो तो हार जाएगा अधीर रंजन चौधरी। बोलते हैं, हम ये नहीं कहते कि हारे ही, तो टक्कर तो दे रहे हैं, टक्कर दे रहे। अगर वो चलेगा तो आप तो बहुत शून्य हो जाते हैं। तो ये एक बातें रही जो
राहुल गांधी की और कांग्रेस की योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। एक दूसरा, जब भारी से भारी लोग, अभी आपने राधिका खेड़ा का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में हुआ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में खूब चला, 2 लड़के भी चले और लड़की भी चली, हालांकि चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी नारा था कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूँ। क्या हुआ राधिका खेड़ा जैसे लोगों के साथ में? ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो इन सारे चीजों को देख करके लगता है कि कांग्रेस क्या लड़ना नहीं चाहती या केवल उनके साथ जुड़ना चाहती है, जो किन प्रकार कहीं से जीत जाएं तो हम उनके साथ जुड़ जाएं और हमारी राजनीति बनी रहे। देखिए, वो आज की डेट में असंभव है। अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि दो सीट के लिए वहां चले गए असम में योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में क्लियर किया कि यूपी में इनकी दो तो इनके जो है मेंबर हैं, 2 मेंबर, अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग लगते हैं, इनके पास तो 2 मेंबर हैं। हाँ, आप इमेजिन करिए। हाँ, और फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये मतलब यूपी से साफ हो रहे हैं। मतलब दशा और दिशा दोनों जो है खराब है। मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक सिंपल सा फार्मूला 80-20 का फार्मूला होता है। बोलते हैं कि नहीं भाई, जो 80% जो है जहां हम जीत सकते हैं, जहां हम पॉजिटिव हो सकते हैं, जहां पॉजिटिव है, अगर जो हम वहां पे थ्रस्ट देंगे, वहां पे कोशिश करेंगे तो गेन करेंगे। बनस्पत 20% जहां मान रहे हैं वीक है और पूरा का पूरा 80% आप वहीं पर झोंक रहे हैं अपने आप को, तो मेजोरिटी 80% तो आपने इग्नोर कर दिया। वही हालत है इनकी जो है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ पे फोकस करके वहां पे जो है कोशिश करनी चाहिए जो है। देखिए, मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हर पार्टी में होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो भी छोड़ के जा रहा है, वो भी छोड़ के जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जा रहा है जाने दो। 22 साल, 30 साल, 50 साल जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, वो लोग छोड़ के, गुलाम नबी आजाद, मतलब कट्टर कांग्रेसी थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने पूरी जिंदगी का लगभग 50 साल दे दिया, उम्र गुजार दी, पूरी उम्र गुजार दी जो है। ये राधिका खेड़ा जो है 22 साल इसने अपनी जिंदगी, मतलब प्राइम टाइम अपने एज का जो दे दिया जो है। 22 साल कम नहीं होते। बिल्कुल। अगर जो ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इसके बारे में सोचेगा कौन? टॉप लीडरशिप सोचती है। और जब टॉप लीडर सोचेगी नहीं, देखिए पार्टी किसकी वजह से होती? कार्यकर्ताओं की वजह से होती। अगर जो आपके कार्यकर्ता खुश नहीं है ना, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पर तो आप जीरो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब कार्यकर्ताओं पे आ गए तो एक प्रश्न और लेता हूँ। वोटिंग जो परसेंटेज है जी, ये कह रहे थे कि डाउन हुआ है, मगर मैं एक और चीज देखा, पिछले काफी समय से मैं देख रहा था कि ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज ग्रेजुअली बढ़े हैं हर साल में। हम 52 में 42% के आसपास जो वोटिंग होती थी वो बढ़ा करके 65 के रेशो पे आ गए। लेकिन पुरुषोत्तम भाई, एक जो बात दिमाग में उठती, वो ये उठती है कि वोट परसेंट शहर में क्यों नहीं बढ़ता? जब हम शहर और गांव की तुलना करते हैं तो शहर का वोटिंग परसेंट डाउन होता है और गांव का बढ़ जाता है। अब जैसे आप देखो, ट्राइबल एरिया बस्तर जैसे एरिया में 75%, रामानुजगंज, बलरामपुर में 72% की वोटिंग होती है। ये अपना ये रायपुर शहर में देखो तो 61 पॉइंट समथिंग का वोटिंग परसेंट आया था। और यहीं पास में लगा हुआ क्षेत्र हम देखें, अमनपुर हो गया, आरंग हो गया, तो इन जगहों पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 80%, 76% की वोटिंग हो रही है। जी। तो गांव में वोटिंग क्यों ज़्यादा, शहर में वोटिंग कम क्यों होती है? देखिए, कभी सोचा है? एक तो मैं आपको बताऊं, ऐसा हमें लगता है कि गांव के या ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा जागरूक रहते हैं। उनमें जो है एक्चुअल में वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं और एक्चुअल पॉलिटिक्स करते हैं। शहरी आदमी तो ये सोच लेता है अरे मेरे को क्या है, जो है थोड़ा सा वो कॉम्प्लेसेंसी शहरी आदमी में आ जाती है जो है। अब गांव का जो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, आप देखेंगे हमेशा सक्रिय रहता है। शहर में जो है जो सक्रिय रहता है वो नजर आ जाता है, और मैक्सिमम लोग जो है सक्रिय नहीं रहते हैं। उनको लगता नहीं ये तो ऐसा होगा ही होगा जो है। ये तो फैक्टर है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा एनालिसिस करते हैं, कैसा है क्या? हाँ, पढ़े लिखे वो मतलब कि जो टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, एक इसलिए बना हुआ है। वो जबरदस्ती का एनालिसिस जो है वो डुबो देती है। कर लिया भैया तो इतना चल ही रहा है, तो जीत तो मोदी रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। और
ऐसी सोच भी जो है कई बार घातक होती हो है। सकती है। शाइनिंग इंडिया इसीलिए फ्लॉप हुआ था। वाजपेयी जी दोबारा रिपीट नहीं हुए थे, जबकि बहुत बिल्कुल। अच्छा काम किया था उन्होंने। अच्छा चलो एक चीज करते हैं, एक और बात आती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट को पार कर जाती है, जी यानी पूर्ण बहुमत के साथ में आती है, तो वो कई चीजों को संशोधन करेगी संविधान में, जिसमें एक मुद्दा आरक्षण को लेकर के भी रखा गया है, जी जी। इसे हटा दिया जाएगा। क्या इसका फर्क भी वोटिंग पे पड़ रहा है? कभी ऐसा लगा? नहीं नहीं, देखिए आरक्षण जो है मुद्दा जो है, ये कहना कि ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया है, जो कर्नाटक में एक्चुअल में दिया गया 4% जो है, और ऑल टुगेदर आरक्षण को हटाना, दोनों अलग अलग हैं। हम्म। आरक्षण बिल्कुल नहीं हटेगा। हाँ, दूसरी चीज़ें हैं, 400 पार का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों में संशोधन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। एक सबसे बड़ा संशोधन जो है मैं आपको बताऊं, एक वक्फ बोर्ड और मदरसे में होने वाला है। ये होगा ही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर के भी जी, जो विपक्षी नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक एंजाइटी सी रही हो? एंजाइटी है, ये तो एंजाइटी है। देखिए एंजाइटी होती क्या है, मतलब उस चीज़ के बारे में सोचना, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पर एक्चुअली वो चीज़ हुई नहीं है। हाँ, एंजाइटी वही है। और एंजाइटी हुई है, और वही एंजाइटी जो है आप अपने कैडर में डाउन दी लाइन उसको डाल रहे हैं जो है। ठीक है ना। और जब एंजाइटी होती है, एंजाइटी हमेशा, चाहे वो कैसी भी एंजाइटी हो, परफॉर्मेंस में असर डालती है। और वही इस वोट जो आप देख रहे हैं ना, जो चाहे वोट पैटर्न कम हो रहा है, इनकी सीटें गिर रही हैं, परसेंटेज कम हो रहा है, लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एंजाइटी। एंजाइटी किसी भी किस्म की हो, आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट तो डालेगी, और वो दिख रहा है। 4 चरण की वोटिंग हो गई, 4 चरण की वोटिंग हो गई है, उसमें दिख रहा है। और लगभग 270 जो है सीटें 390 की हुई है, तो 390 में 270 सीटें जो है, इंटरनल कैलकुलेशन आई, इनकी आ रही हैं। हाँ, 200 वैसे भी मैक्सिमम जो सीटें रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी गेन किया हुआ है, अभी भी गेन ही होगा, ऐसा लोग कहते हैं। एक मैं बात पर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, जो साउथ की आपने बीच में जो है मुद्दा उठाया था ना। हाँ। पिछले 5 साल में जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ में किया है, और जितनी अपनी प्रेजेंस शो की है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया है। ये बिल्कुल, ये मैं उस बात ही को रख रहा था कि जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना था उन्होंने किया है। उन्होंने साउथ में काम किया, और बंगाल में वो लगातार हाईलाइट होते रहे, अपने आप को रखा है, आते रहे। तो उसका फायदा इनको मिल रहा है, जबकि विपक्षी कहीं ना कहीं इन चीजों पे कमजोर रहे हैं, मुद्दा उठाने में भी कमजोर हो गए। एक ये बातें तो देखने को हमको जरूर मिली है। इसमें एक चीज जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए तमिलनाडु जो है, साउथ का सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में तमिलनाडु है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जिसने भाषा के विषय को उठाकर जो है बिल्कुल अपने आप को हमेशा अलग शो करने की कोशिश की है। जो है उसकी हवा तो जो है ऑलरेडी जो है निकाल दी, इंडियन मतलब ये गवर्नमेंट निकाल चुकी है उसकी हवा जो है। अब भाषा मुद्दा रह नहीं गया। दूसरा आप देखिए कि तमिलनाडु में अन्नामलाई जो है वो एक एक्स आईपीएस थे, और उसका जो मेजर फोकस जो रहा है यूपी में रहा है। ऐसे आदमी को वहाँ का जो है प्रेसिडेंट बनाना, पार्टी प्रेसिडेंट बनाना, और ग्राउंड लेवल पे काम करवाना उससे, ग्राउंड लेवल पे जो दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ी चीज साबित होने जा रही है। जो है ठीक है, जो पॉजिटिव जो है रिजल्ट यही लाने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगभग आश्वस्त हैं। और कुछ दिन पहले दिल्ली के नॉन एक्टिंग सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार 350 के ऊपर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी एग्री कर रहा है कि सरकार तो, और उनका एक और भी स्टेटमेंट आया था कि शायद नरेंद्र अगर सरकार जीत के आते हैं तो योगी नहीं अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसका मतलब है कि विपक्ष भी लगभग अब ये मानने लगा है कि जीतेंगे। एक बात में और था कि अगर आप प्रथम चरण के चुनाव को देखें ना पुरुषोत्तम जी,
तो उस समय धार्मिक मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे थी। लेकिन दूसरे फेज के आते आते जी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्मार्टली धार्मिकता के मुद्दे को कम कर दिया और हर बात पे मोदी के चेहरे को सामने रख दिया। आप एक बड़ी बात देखिए, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, ठीक है। श्री राम मंदिर। आप तो इमेजिन करिए, वहां डेली लाखों लोग पहुंच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से पहुंच रहे हैं डेली। आपको क्या लगता है कि जब वो लोग जो है राम मंदिर के दर्शन करके जो है वापस जा रहे हैं, तो वो वोट क्या विपक्षी को देंगे? बोले या ना बोले। और भाजपा ने इस चीज को जो है एनालाइज कर लिया, समझ गई है वो इस मुद्दे पर वोट तो हमें ही आएंगे, अब इसको हटा के दूसरी चीजों को हाईलाइट किया जाए। चलो, तो दो एक और लेता हूं। जब आपने इसकी बात की, प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस छोड़ना और गौरव वल्लभ पंत का पार्टी छोड़ देना, ये आने वाले चुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बचे हुए वहां होंगे, क्या असर डालेंगे? बिल्कुल असर डालने वाले हैं। अब ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जो कन्नौज हार जाएंगे, जो अखिलेश बाबू जो है ना, कन्नौज हार जाएंगे, ठीक है। अमेठी इनके हाथ से तो पहले ही निकला हुआ है ना, और हो सकता है रायबरेली जो है वो जीत जाए, क्योंकि एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ना। एक रायबरेली जीत जाए जो है, 80 में से जो है लगभग 77 से 78 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा करने जा रही है। चलो, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट, तो आपके आकलन से? 11 की 11 ही है। 11 की 11 ही है, 100%। सिर्फ 2 ही सीट तो रह गई थी, एक ज्योत्सना जो है कोरबा वाली, वो भी हार रही है। अच्छा, है ना। महासमुंद में साहू वोटर्स इकट्ठे हुए हैं, सुना हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है, वो भी बीजेपी को जा रही है, और जो है इनकी भी बुरी हालत होगी, अपने पूर्व मुख्यमंत्री की जो है राजनांदगांव से। जो राजनांदगांव तो लास्ट में कवर अप हो गया है, ऐसे खबरें आई है। तो फिलहाल आज की चर्चा दरबार पे हमने चुनावी विषयों को लेकर के बात किया कि 400 पार का जो आंकड़ा और जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, उसको अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आकलन तो ये कहते हैं कि यदि जिस तरह से दक्षिण में और बंगाल में मेहनत किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा पे, तो अगर वहाँ पे 120-130 के ऊपर आते हैं और पुराना आंकड़ा जैसा ही चुनाव इस बार भी रहा, जो कि साउथ में रहा है, तो निश्चित रूप से ये 400 पार कर रहे हैं। बात संविधान संशोधन की है, तो कुछ थोड़े बहुत संशोधन तो हो सकते हैं, संशोधन हमेशा होते आए रहे हैं, पर जिस तरह से विपक्ष मुद्दा उठाता है कि संशोधन बहुत बड़ा होगा, तो वह इतना आसान नहीं है संविधान को बदल देना। बाकी चर्चाएं रहेंगी, आपके कमेंट्स कम रहेगा, हमें इंतजार। तब तक के लिए हम ले रहे हैं विराम, फिर किसी नए मुद्दे के साथ बैठेंगे हम। नमस्कार।